दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज वीरेंद्र त्रिपाठी फिर आपके सामने प्रस्तुत है। आपको एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप सब लोग उसके बारे में तकरीबन जानते हैं। मैं भी जानता था, लेकिन इस पर अभी तक मैंने नहीं बनाया था। हमने कहा चलो इस पर हम बाद में बनाएँगे। और जहाँ जिस युद्ध में इन्होंने ज़िंदा ही मात्र सबसे कम उम्र में अभी तक जितने लोग परमवीर चक्र लिए हैं, उनमें सबसे कम उम्र के ये योद्धा हैं। और हर विद्यार्थी, हर बूढ़ा, हर जवान इनके बारे में जानता है। उनका नाम है परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव। उनको पूरा भारत नमस्कार करता है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में इन्होंने पाकिस्तान की सेनाओं का नाश और सर्वनाश करके उनको पोस्ट छोड़ने के लिए मजबूर किया, उस योद्धा को हम पूरे भारतवासी हाथ जोड़ के और सैल्यूट दे करके उसके सम्मान में हम नमस्कार और प्रणाम करते हैं। उस योद्धा का जन्म जो है 10 मई 1980 को बुलंदशहर जिले में, यूपी के बुलंदशहर जिले में औरंगाबाद अहिर गांव में हुआ था। इनके पिता खुद कुमायूं रेजिमेंट में थे और 1965 और 71 की लड़ाइयों में भाग ले चुके थे। इनके बड़े भाई विजेंद्र सिंह जो आर्टिलरी में हैं, और छोटे भाई जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते हैं। आप जानते ही हैं कि गांव का ही आदमी, मिट्टी से खेलने वाला आदमी ही पहाड़ियों पर चढ़ लेता है, और कार में चलने वाले और बेसन की रोटी खाने वाले कहाँ ये परमवीर चक्र ले सकते हैं। लिया है लोगों ने, ऐसी बात नहीं है, लिया है। लेकिन एक सिपाही ने लिया है। 19 साल इनकी उम्र थी। उसमें एक, मैं इसके पहले वीडियो बनाया था, अरुण खेत्रपाल, उस योद्धा ने 21 साल में लिया था, पर इस योद्धा ने 19 साल में लिया है। 10 मई 1980 में इनका जन्म हुआ था। और ये जब जन्म लिए थे उससे मैं 8-9 महीने पहले ही सेना में खुद भर्ती हुआ, और मुझे इसके पढ़ने के बाद, इंटरव्यू देखने के बाद हकीकत सामने आई। क्योंकि कारगिल एक जिला है, और जो पूरा जे.एंड.ए का जो है जम्मू और कश्मीर की जो एरिया है, वह LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, एक जगह मैं भी था कंजल वन में, बांदीपुर से आगे गुरेज सेक्टर में लड़ाइयाँ चली थी। मैं भी उस समय वहीं पर था, और खूब हमने फायरिंग देखे हैं और खूब झेले। तो चलिए, एक पत्रकार इनसे इंटरव्यू लेते हैं और कहते हैं कि पीएम, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, जितने लोग हैं आपके साथ बैठते हैं तो बहुत ही गौरवान्वित होते हैं। आपका क्या कहना है? ते कहते हैं कि मैं खुद गौरवान्वित हूं, क्योंकि मैं ऐसी जगह पर पैदा हुआ हिंदुस्तान में, भारत माता की गोद में, जहां का इतिहास वीरों और वीरांगनाओं का है। मैंने कोई खास काम नहीं किया है, ये तो धरती ही वीरों और वीरांगनाओं की है, और ये धरती उनके रक्त के एक एक बूंद से सींची हुई है, और यहाँ पर वीर ही पैदा होते हैं। मैंने इनका इंटरव्यू देखा, बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसके बाद वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं कोई खास स्पेशल नहीं हूं। मैं 1996 में एक साधारण लड़का, नॉर्मल, फौज में जिस तरह से भर्ती की प्रक्रिया होती है, मैं भर्ती हुआ। जीआरडी का ग्रेनेडियर का सेंटर जबलपुर है। मैं जबलपुर में भी, एक सीता पहाड़ी है जो भाई साहब फौजी हैं, जो ऑर्डिनेंस पे काम किए होंगे जानते हैं। CMM में 95 तक था, और ये 96 में भर्ती होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई कहाँ था कोई कहाँ था। उसके बाद जो है मैं 95 में मद्रास में चला गया, और मद्रास से ठीक ही 3 साल के बाद मेरी पोस्टिंग कारगिल क्षेत्र में हो जाती है, गुरे सेक्टर में। ये ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद ये 18 ग्रेनेडियर में पोस्ट हो जाते हैं। 18 ग्रेनेड में पोस्ट होने के बाद 1999 3 मई को कारगिल का युद्ध शुरू होता है।
पाकिस्तान ने धोखे से हमारे बैंकरों में खुद आकर के बैठ गया। मैंने सुना है, लोगों ने कहा है कि कुछ ऐसी एरिया है हमारे देश की जहां पर भी बर्फ पड़ती है, वहां पर कोई बैठने से फायदा नहीं। तो दोनों देश की सेनाओं में समझौता हो जाता है कि बर्फ बहुत ज्यादा पड़ गई है, आप अपना पोस्ट छोड़ दीजिए, हम अपना पोस्ट छोड़ देंगे। जब बर्फ पिघलेगी, जब माहौल ठीक होगा, हम आकर अपने अपने पोस्टों में बैठ जाएंगे। क्योंकि सैनिक नहीं लड़ते हैं, सैनिक से कोई देश लड़ता है, नेता लोगों की रणनीति लड़ाती है। तो हो जाता था, लेकिन उनकी रणनीति तो हमेशा ही गंदी रही ना। तो जो हमारे पोस्ट थे, जिधर से हम चढ़ रहे, मान लीजिए चढ़ाई है, ऊपर से प्लेन है, इधर से पाकिस्तान है, यहाँ बैठ गया, हम गए यहाँ बैठ गए। अब पाकिस्तानी यहाँ ना बैठ करके पहले ही बिफोर में आकर के हमारे यहाँ पर बैठ गया और नीचे जो है 10,000 की फिट खाई है। तो जब हमारी सेना का चढ़ने का वक्त आया, जब चढ़ने लगी, तो इन्होंने ऊपर से फायर कर दिया, हमारे कई जवान मारे गए। अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था, हम कैसे जाएं? तो ये जो है 3 मई को युद्ध हमारा शुरू होता है। लेकिन जो हमारे नायक हैं, हीरो हैं, उस समय ये सिपाही थे, ग्रेनेडियर थे, जीडीआर जिसको कहते हैं। बाद में ये प्रमोशन करते हुए सूबेदार मेजर से रिटायर के समय ऑनरी कैप्टन भी बने। तो ये 18 जब ग्रेनेडियर वहां पर डिप्लॉय कर दी गई, लगा दी गई, तो 18 ग्रेनेडियर के जो आदमी थे, वो जो है फतह करने के लिए लड़ रहे थे। 15 आदमी थे और उस 15 का काम था जो लड़ रहे हैं अलग अलग जगहों पर उनको राशन पहुंचाना। तो हमारे ये परम वीर चक्र विजेता नायक हीरो कहते हैं कि हम 3 लोग थे और सुबह 22 दिन तक ये युद्ध चला, इनके ये जब से डिप्लॉय होते हैं। यह सुबह 5:30 बजे पीठ पर राशन एमुनेशन लेकर के पूरा दिन चलते रहते थे और जो है 2:30 बजे रात को वहां पहुंचते थे, जहां इनके कंपनी के, इनके बटालियन के जो सैनिक थे जो लड़ रहे होते थे, और फिर वहां 2 घंटे आराम करने के बाद फिर वापस आ जाते थे। तो जाना आना, और बीच में दोस्तों मैंने देखा है, खापड़ी एक जगह है गुरेज सेक्टर में, सीधे वो पहाड़ी पर है, हमारी गाड़ी इधर से जा रही है, गोला दाग देते हैं, गाड़ी हमारी फौज की सारी पेट्रोल होती है, एक स्प्लेंटर टुकड़ा लगा टैंकी में और आग लग जाएगी, या तो नाले में गाड़ी चली जाएगी। हमने खूब देखा है, खूब झेला है। तो ये इनका एक ही उद्देश्य था, दिन और रात हमारे सैनिक भूखे न रह जाए, हमारे दोस्त भूखे न रह जाए। इनके 3 लोग थे, बड़ी हिम्मत थी, बड़े वो थे, और कहीं एमुनेशन न खत्म हो जाए, क्योंकि एमुनेशन तो चल रहे थे अंधाधुंध पहाड़ी के अंदर। ये जो है, ये मान लीजिए जो मेरा ये है, ये बैंकर है, इसके अंदर वो बैठ गए हैं, आप गोली चलाते रहिए, पूरा पहाड़ी पत्थर का है। एयरफोर्स ने भी ट्राई कर लिया, कितने हजारों बम गिरा दिए, बोफोर्स हमारी लग गई, राजधानी में मीडियम लग गई, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये रोटी का जो होती थी फुली रोटी, उसका छिलका उतार लीजिए, ऐसे ही एक बम जाता है और पत्थर का थोड़ा सा कर लेता है। जब तक बम ऐसे करके उनके बैंकर के अंदर नहीं गिरेगा, तब तक कुछ नहीं बिगड़ने वाला है दोस्तों। अब जो है ये पहुंचाते रहे, चलते रहे, इनका हिम्मत, उत्साह, साहस देख करके इनके कमांडरों ने इनको घातक प्लाटून के कमांडो में ले लिया कि ये लड़का बहुत फिट है और इसको कमांडो में ले लो। उसके बाद जो है इनके 15 आदमियों को ये टास्क मिलता है कि टाइगर हिल खाली कराना है। अब टाइगर हिल को खाली कराना है, कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं। हम नीचे से चढ़ेंगे, वो ऊपर बैठे हैं, वो पत्थरों के आड़ से कहीं से भी हमें हमारे ऊपर फायर कर सकते हैं। और मुझे समझ में नहीं आया कि श्रीनगर में जो सेना घूमती थी, उनके पास तो बुलेट प्रूफ होता था, लेकिन जो सैनिक थे, मेरे साथ जो सैनिक थे, उनको पूरा बुलेट प्रूफ नहीं मिल पाया था। तो अब ये जो है 7 आदमी पहले से बनाई हुई रणनीति के अनुसार इस पहाड़ी पर, कारगिल वाले टाइगर हिल पर ये चढ़ना शुरू करते हैं। ये बताते हैं कि हम 2 रात और 1 दिन
लगातार चढ़े, पूरी रात चलते रहे। कमर में रस्सा भी बांधे हुए थे, जहां रस्सी की जरूरत पड़ती तो वहां रस्सा इस्तेमाल करते थे। और जब सुबह होता था तो हम पत्थरों में छिप जाते थे, क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना थी वो कब्जा की थी। उनको मालूम था कि कोई कभी भी यहाँ पर हरकत कर सकता है, तो वह जो है बायनाकुलर, जो दूरबीन जिसको कहते हैं दोस्तों, उससे वो हमेशा देखती रहती थी। और इसी जो कारगिल का युद्ध हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं विजय ऑपरेशन। उसके बाद 2 रात 1 दिन में सो लिए। और क्या सोएंगे यार, दुश्मन के एरिया में घुसे हुए हैं, छुपे हुए हैं, सोने का कोई मतलब नहीं। और जो खाने को क्या मिलता है, टाइगर बिस्कुट, टाइगर हिल पर चढ़ो और टाइगर खाओ और टाइगर बन जाओ। तो कहते हैं कि 72 घंटे में हमने आधा पैकेट ही बिस्कुट खाया था, भूख ही नहीं लगती है। तीसरी रात का मंजर अब यहाँ पर बयान होने जा रहा है। कहते हैं कि हम तीसरी रात को जब हमें चढ़ना था तो सीधे 90 डिग्री का एक पहाड़ था और अंधेरा हुआ था। तो बाद में इनको पता चलता है कि जहां चढ़ रहे थे उसके दोनों तरफ पाकिस्तान के बैंकर थे। तो जब ये 90 डिग्री नंगा पर्वत पर चढ़ना है तो आप तो जानते ही हैं कि कुछ खुटिया गाड़नी पड़ती है, ठक ठक की आवाज होती है, पत्थर टूटेगा, उसमें रस्सा बांधेंगे, चढ़ेंगे। तो पर्वतारोही कैसे हैं, तो कमांडो में थे ही, घातक प्लाटून में थे, इनको हर प्रकार की ट्रेनिंग थी। हम तो भैया मेडिकल के थे, हमको तो ट्रेनिंग थी नहीं, घायल लोगों की सेवा करना था, लेकिन युद्ध के मैदान में तो हम भी देखते हैं। फिर उसके बाद जो है ये चढ़ रहे थे तो पत्थर कहीं कहीं से उखड़ करके खड़खड़ खड़खड़ करते हुए नीचे आ रहे थे। तो अगल बगल में जो बैंकर्स थे पाकिस्तान के, ये आवाज हुआ और उन्होंने आवाज सुन करके फायरिंग खोल दी। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि जब ये ऊपर पहुंच गए टॉप पर, तब ये फायरिंग खुले। तो उस फायरिंग से अंधाधुंध जो डस्ट फायर होता है, कोई इनको नुकसान नहीं हुआ और ऊपर गए। और ऊपर जाकर के देखते हैं कि 8-10 मीटर का जो है प्लेन है। वहां से उनको दिखाई देता है 2 बैंकर पाकिस्तान के। अभी फर्स्ट लाइट, अभी पूरा उजेला नहीं हुआ था, हल्का हल्का पूरा में उजेला हो रहा था। इन्होंने 2 बैंकर देखे और ये 7 लोग थे, चढ़े थे, या दौड़ करके गए और बैंकर में अंधाधुंध फायर किए। और उस बैंकरों में 4 आदमी थे और 4 पाकिस्तानी को मार दिए। नीचे वाले ने फायर किया, इन्होंने फायर किया। अब वहां से जो टॉप था, टाइगर हिल जो मेन था, 50-60 मीटर की ऊंचाई पर था। अब उनको लग गया कि हिंदुस्तानी यहाँ पर चढ़ गए हैं। अब वहां से फायर शुरू हो गई, धड़ाधड़, जिस चीज का भी था, आर्टिलरी का, मोटर्स का, आरपीजी का, एलएमजी का, एमएमजी का, तो देख नहीं रहा है, उनको पता नहीं कि कहाँ छुपे हुए हैं। अंदाज में फायर चल रहा है और वो पत्थरों में है, बैंकरों में है, वहां से बैरल निकाले हैं, इनको भी नहीं पता चल रहा है। और दिन के समय में गोलियां कहाँ से आ रही है, रात में तो गोलियां लाइट देती हैं, गोलियां जब पत्थर पर लगती हैं तो यूं करके लाल जलता हुआ दिखाई देता है, कुछ पता नहीं। 5:30 बजे से कहते हमने फायर किया और 10 बजे तक लगातार फायर किया, लेकिन न इधर का कोई मरा, न उस टाप का कोई मरा। अब इनके अम्युनिशन खत्म होने लगे। इन्होंने अपने में बात किया, यार हम तो दिन भर फायर कर रहे हैं और कोई रिजल्ट नहीं निकला, हमारा एम्युनिशन खत्म हो जाएगा, फिर तो हम आराम से मार दिए जाएंगे। तो क्यों नहीं कर रणनीति बनाई जाए, रणनीति। तो ये रणनीति आपने देखा होगा, मैंने भी जब इनका इंटरव्यू सुना तो मैं भी भाई थोड़ा हौज-भई था। तो गब्बर सिंह में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जो है मरे हुए माफिक लेट जाते हैं। आज जैसे ही गब्बर के आदमी आते हैं और लात मार के उनको सीधा करते थे, ऐसे फायर कर देते हैं। इन्होंने कहा कि यार हम ऐसा करते हैं कि फायर बंद कर देते हैं, एकदम कंप्लीट। दुश्मन को धोखा देना है, लव एंड वार में कुछ भी हो सकता है। तो यह इन्होंने फायर खत्म कर दिया, ये 7 लोगों ने। अब वो फायर करते रहे, अंधाधुंध आर्टिलरी फाइटरी सबका फायर कर लिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स इधर से हुआ ही नहीं। तो उन्होंने गेस क्या लगाया, या तो जितने थे सारे मारे गए या उनके एम्युनिशन खत्म हो गए। तो दोनों में अब वहां से सर्चिंग पार्टी आकर इनके पास आ जाए तो कोई खतरा है नहीं, भाई एम्युनिशन नहीं है तो क्या गोली चलाएंगे, और हमारे पास एम्युनिशन, हम जाकर देखें हकीकत क्या है, असलियत क्या है, और मार दिए गए हैं तो डेड बॉडी पड़ी होगी। तो 12-15 आदमी लापरवाही के साथ
वहां से चलते हैं कि चलो यार अब तो फाइनल रिपोर्ट हो ही गई है। तो इसके बाद एक बड़ा सा पत्थर होता है हेलमेट पर, इधर से भी रास्ता है उधर से भी रास्ता है। ये आते हैं और ये देख हेलमेट जब उस पत्थर के वहां आते हैं तो इनकी नजर पड़ जाती है, क्यों तो देख ही रहे थे ये 3 पत्थरों के 3 पोजीशन में छुपे रहते हैं। जब ये बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं तो तीनों तरफ से ब्रस्ट फायर शुरू हो जाती है। उस 12-15 में से 1-2 बचते हैं, बाकी सारे वहीं जमीन पर फ्लैट हो जाते हैं। और जब फ्लैट हो जाते हैं, मारे जाते हैं, उनमें से 2 भाग करके वो जो 50-60 मीटर टॉप पर जो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट था, 150 आदमी करीब, उनको जाकर बताते हैं। अब उनको बताते ही दोस्तों वहां से इतना भयंकर जबरदस्त फायर चलता है कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेना के पास बड़े बड़े गोले, बारूद, ग्रेनेड, LMG, MMG, RPG सब है। उसके बाद आधे घंटे लगातार उस एरिया को मतलब छान डालते हैं, हर जगह डालते हैं। और जो फौजी है वो तो जानते ही हैं कि ग्रेनेड और बम के जो सेल हैं, स्प्लेंडर हैं, वो कितने ताकतवर होते हैं। और जो फौजी नहीं है, LOC पिक्चर देखे होंगे, उससे भी उनको पता चल गया होगा कि उसमें मतलब क्या शक्ति होती है। आधे घंटे बाद 30-35 आदमी सर्चिंग के लिए आते हैं अपनी पूरी तैयारी से कि कहीं कोई बचा हो, पत्थर के किनारे छुपा हो तो हमारे पास फायर न कर दे, इसलिए उसको खत्म कर देना। अब जैसे ही वो पत्थर से फिर वही बड़ा पत्थर से चलते हैं और उसके बाद इतना ज्यादा फायरिंग डाल देते हैं कि यहाँ पर काफी कैजुअलिटी हो जाती है। फिर उसके बाद वो जब आ रहे होते हैं तो इनकी एक LMG होती है, इनका कंपनी प्लाटून कमांडर जो होता है हवलदार मदन होता है, एक दोस्त होता है लांस नायक नरेश, एक होते हैं अनंत राम, एक होते हैं मेरठ जिले के योगेंद्र सिंह यादव। यह 4 का तो नाम मुझे पता है और इन्हीं पर पूरी कहानी इर्द गिर्द बहादुरी की घूमती है। तो जैसे ही पाकिस्तान वाले देखे कि LMG लगी हुई है, उसको कोई नया लड़का चला रहा था, उन्होंने एक RPG का गोला मारा और LMG टूट गई। प्लाटून कमांडर ने कहा, कह रहे जोगिंदर जरा LMG हमारी तरफ फेंक, क्योंकि LMG से ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं तो पूरे मारे जाएंगे। और ये LMG के बगल में ही थे, उठा करके फेंकते हैं, तब तक उनकी फौज जो है इनके प्लाटून कमांडर की तरफ जो है मदद की तरफ बढ़ती है और गोलियों से उनको छलनी कर देती है। जिस पत्थर के नीचे छुपे हुए हैं, जब इनकी नजर ऊपर उठाते पत्थर पर देखते हैं तो बड़ा सा पत्थर होता है, उस पर 7 पाकिस्तानी खड़े हैं। तो उन्होंने कहा, सर हमारे ऊपर पाकिस्तानी आ गए, नजदीक कहाँ, बोला ऊपर। अभी ऊपर की बात होती है, तब तक के ग्रेनेड इनके और जो हवलदार इनके साथ के जो जोगिंदर सिंह यादव है मेरठ जिले के हैं, इनके बीच में ग्रेनेड फट जाता है। तो जोगिंदर सिंह का जो बताते हैं कि जो ये राइफल है मान लीजिए, और राइफल के ऊपर ऐसे हाथ करके चलाते हैं, तो जैसे ही उस भाई ग्रेनेड तो टुकड़े टुकड़े में फटता है, उनके एक अंगुली जो है राइफल पे ही थी और कट करके दूर चली गई। उन्होंने कहा, यार जोगिंदर मेरी उंगली कट गई। ये वहां से घसीट कर जाते हैं लेटे हुए, उनका फर्स्ट एड करते हैं। उसके बाद तब तक जैसे ही ये हरकत में आते हैं, तैसे ही दूसरा ग्रेनेड आता है। ये जोगिंदर सिंह जो है, जो बुलंदशहर वाले जोगिंदर सिंह यादव हैं, एक ग्रेनेड का टुकड़ा इनके घुटने के नीचे लगता है, तुरंत गिर पड़ते हैं। ये सोचते हैं मेरी टांग कट गई, क्योंकि वह छिलता नहीं दोस्तों, कट के निकल जाता है। तो जब गिरे और पैर पर हाथ लगा कर देखे तो बोले नहीं, पैर तो बचा है। अभी थोड़ा सा और आगे ही बढ़ने वाले थे, तब तक दूसरा जो है फिर ग्रेनेड तुरंत फेंक दिया। तो टॉप पर थे तो इनकी थोड़ी सी हरकत देकर निशाने का फेंक देते थे, तो उसके टुकड़े ने इनके आंख पर जो है चोट किया और बहुत तगड़ा ब्लीडिंग होने लगा। और उसी जगह पर उनका बैंकर था, ये लुढ़कते हुए, क्योंकि वहां दौड़ कर तो नहीं चल सकते ना, तो लुढ़कते हुए उस बैंकर का जो स्लीपिंग बैग था पाकिस्तानियों का, उससे खून रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ का खून कोई ऐसी नस कट गई थी, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और खून लगातार बहता जा रहा था। ये वहां से के पास आते हैं कि यार मेरा फर्स्ट एड कर दे। तो जब फर्स्ट एड के लिए आते हैं
तो वो जो अपना पाउच से फर्स्ट एड बैंडेज पट्टी निकालता है और ऐसे मुंह से भी खोलने जाता है, तब तक एक ब्रुस्ट आता है और यहाँ से गोली इधर से निकल जाती है, खून का फव्वारा। तो ये कहते हैं कि अनंत राम से, सर हमारा वो मारा गया। तो क्या? अनंत राम ने कहा क्या? क्या कहते ही तब तक सीने पर उनके ब्रस्ट फायर आया और अनंत राम भी वहीं पर मर गए। ए घायल अनंत राम मर गए, उसके बाद नरेश भी मर गया, मदन भी मर गए। अब उन्होंने एक ही बार में अल्लाह अकबर, और लोगों को स्प्लिंटर लगा जो नहीं देख सकते थे, ये तो अपने ही जो इनसे मिले, क्योंकि टोटल 7 थे। तो उसके बाद जो है इन्होंने मतलब ये भी वहीं पर पड़ गए, क्योंकि यहाँ इतना चोट लगा, पैर में भी लगा, और अल्लाह अकबर कर करके दौड़ गए, और जितने लोग थे वो धाए 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 उनके शरीर में गोलियां मारना शुरू कर दिए। ये पड़े हुए थे। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सबके सीनों में गोलियां मारी, और इनके बाएं हाथ के यहाँ पर मारी, निशाना लिया होगा, बैरल हिल गया होगा, और यहाँ पर टटर गोली, फिर जांग में गोली मारी, फिर घुटने के नीचे गोली मारी। पर इन्होंने कहा कि यदि मैं थोड़ा भी हरकत किया और चिल्लाया तो मेरे सीने और खोपड़ी में गोली ये उतार देंगे। ये पड़े रहे, पीड़ा सहते रहे। सोच लो दोस्तों, गोलियां लग रही है, लेकिन माई बाप हे प्रभु कुछ नहीं कह रहा है। कितना इस इंसान का दिल मजबूत होगा, दर्द सहने की पीड़ा इस भारतीय सैनिक के दिल में कितनी होगी। फिर उसके बाद उनके कमांडर कहता है रीचेक करो इनको, कोई जिंदा तो नहीं रह गया। तो जो मर गए थे उनके सीनों में गोलियां दागी गई, और जब गोलियां दागी जाती है तो ऐसे बॉडी उछड़ती है, तो पत्थर नहीं है, ढैक ढैक मारते जा रहे। रीचेक कर करके कि नहीं आपको नहीं है, वो चलने लगे। तब तक उनके कमांडर ने कहा कि इनके हथियार उठा लो। फिर ये मुड़े तो इनके हथियार जो है ये उठाने लगे। तो एक सैनिक जो है दोबारा रीचेक करने के लिए आया, और उसके बाद जो है उसने क्या किया कि इनके सीने की तरफ से निशाना दिया, और इनको लगा कि अब तो हम गए। लेकिन रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा था इस जगत में वही ये वापस बुला रहे हैं। यदि वापस वो नहीं बुला रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए मौत का मुंह मंजर है, पूरे लोग, इनके 7 जवान में से 6 मर चुके हैं। यह जो है अनकॉन्शियस तो नहीं है, और एक प्रकार से कॉक हो चुके हैं, मतलब होश हवास हो चुके हैं। ये यहाँ पर पर्स रखे हुए हैं, और पर्स में 5-5 के सिक्के 10-12 रहते हैं। गोली लिया और सीने तरफ निशाना लिया, बाएं तरफ टाइट मार दिया। किस्मत था कि वो जो बुलेट थी वो 5 के सिक्के, माँ भारती ने 5 के सिक्के जो बन करके इसके सीने में, इनके पॉकेट में थी, और सारे सिक्के गोलियों को झेल गई, पर गोली को अंदर पार होने नहीं दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद जो है वीर योद्धा योगेंद्र सिंह यादव के कहे हुए, और ये थोड़ा भी हरकत नहीं किए कि मैं जिंदा हूं। उसके बाद राइफल उठाया साथी ने, उसके बाद चले। तब तक एक सैनिक का इनके पैर से टकरा जाता है। ये होश में आ जाते हैं, अरे यार मैं तो जिंदा हूं, मरा नहीं हूं, ये गोलियां जो रोक लेती है। कहते ना, सच्चे दिल से चाहे वाहे गुरु को बुलाओ, चाहे अल्लाह को बुलाओ, चाहे ईश्वर को बुलाओ, चाहे माँ भारती को बुलाओ, यदि सही तुम्हारी पुकार है, निस्वार्थ पुकार है, तो वह मदद जरूर मिलती है। क्योंकि कहा कि क्या माँ भारती, मुझे तो इतना तो कर दे कि मैं इतिहास सुनाने के लिए जिंदा रह जाऊं। तो उसके बाद कहते हैं कि मेरे पाउच में एक ग्रेनेड रहता है, और वो जा रहे होते हैं जिससे पैर मेरा टकराया था। मैंने पिन निकाला, और 19 साल मात्र इनकी उम्र थी, और उठा करके फेंक दिए। आप देखते होंगे टीवी में कि जो कोट पहनते हैं लोग ठंडी से, तो उसके अंदर एक कवर होता है, टोपी, उसको हुड बोलते हैं, जैसे सांप का फन होता है ना, हुड होता है। तो वो इन्होंने यूं फेंका,
और उस हुड में, उस टोपी में अंदर ग्रेनेड ही चला गया। जब तक वो हाथ डाल के निकालना चाह रहा था, क्योंकि 4 सेकंड की लाइफ होती है, तब तक ग्रेनेड फट गया और उसका ये उड़ करके इनके पास आके गिरा धड़ाम से। एक काम खत्म हो गया, कुछ आगे बढ़ गए। अब जो 50-60 मीटर पर जो सेना बैठी है, वो कहे कि लगता है कोई जिंदा है। तब तक योगेंद्र सिंह ने क्या किया, राइफल जो पड़ी थी बगल में, उसको उठाने की कोशिश की। बायां हाथ तो इनकी हड्डियां का चूरा हो चुका था, कंडम नहीं उठा। फिर यह जवान शेर ने दाहिने हाथ से उठाई। अच्छा था कि बाएं में गोली लगी थी, दाहिने में लगती तो हो सकता है बाएं से राइफल नहीं चल पाती। बगल में दबाई और फायर किया। उसके बाद फिर पलटा मारा, उस पत्थर के बाद फायर किया, फिर पलटा मारा। तो जो 2-4 लोग थे अभी भाग रहे थे, उनको भी मार दिया इन्होंने। ऊपर की फौज को पता चल गया कि कोई जिंदा है। किसी कहा नहीं यार जिंदा नहीं है, एक होता तो एक जगह से गोली आती, लेकिन ये तो बदल बदल के गोली आई। इसका मतलब पता है भारतीय सेना ऊपर चढ़ गई। उसके बाद जो है भागदड़ मच गई मुल्लाओं में। अब ये जो है लेटे हुए सोच रहे हैं, वहां से देखते हैं कि जो टेंट खसकते हैं बेचारे, पता नहीं चलता मैं लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, फॉरवर्ड जाऊं कि बैक जाऊं। आदमी का दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। फिर कहते हैं माँ भारती बचा ले, ये कंकड़ पत्थर नहीं है। कड़कड़ में महावीर स्वामी ने कहा कि सबके अंदर जान होती है। यदि जान न होती, लाइफ न होता, तो जो ईंट पत्थर का हम मकान बनाते हैं, गिरे भी झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो सब में जान होती है। तो वो कहते हैं कि मेरे अंतरात्मा में ऐसे कानों में से लगा कि कोई कहता है बेटा इस नाले से नीचे उतर जा। मैं वापस आया, फायर कर करके अपने दोस्तों को देखा तो किसी का भेजा निकला हुआ, किसी का फेफड़ा निकला हुआ, किसी की अतड़ी निकली हुई है। देख करके मैं बहुत रोने लगा। लेकिन क्या कर सकता हूं, मुझे पता ही नहीं कि मेरा हिंदुस्तान है किधर। पर जब जब वो आवाज आती कि इस नाले से नीचे उतर जाओ, तो मैं जब लुढ़कते हुए नीचे जाता हूं, देखो दोस्तों, जब जान पर आ जाती है ना, दर्द भी कम हो जाता है। दिमाग ही कहीं और होता है, मुझे तो वहां जाना है। हाथ एकदम कबाड़। दोबारा फिर उस जवान ने इनके फिर जांघों में गोली मारी, फिर पैरों में गोली मारी, जिस तरह सीने में गोली मारी थी। और उसके बाद जो है जवान कुछ बोला नहीं, चिल्लाया नहीं, सिकुड़ा नहीं, ऐठा नहीं। तो उसका हिम्मत कितना बड़ा है। देखो लव सी फिल्म में कभी इंटरव्यू देखो, अभी हम इनका फोटो दिखाएंगे। जब ये 19 साल के हैं, लौंडे हैं, बिल्कुल बालक हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं, पट्टियां बधी, वो भी दिखाऊंगा। और आर्मी कैप्टन वाला भी फोटो दिखाऊंगा, और आपने देखा भी होगा, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद जो है ये लुढ़कते गए, तब तक एक बड़ा सा पत्थर था, उसको पकड़े और नीचे खाई थी। अब ये सोच रहे मुझे पता नहीं, मैं पाकिस्तान की तरफ हूँ कि हिंदुस्तान। नीचे देखते हैं तो इनके हिंदुस्तानी से, इनके साथ जो 15 टीम थी, उसमें से जो है 8 नीचे थे। ये आवाज दिए, सब फटाफट ऊपर चढ़े, पकड़ करके ले आए। सीओ साहब को रिपोर्ट दी गई। सीओ साहब ने कहा कि उस जवान को हमको जो है मेरे पास ले आओ। अब इनको सीओ साहब के पास शाम का समय होता है, वहां ले जाते हैं। सीओ साहब बोलते हैं कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो कहा साहब मैं तो दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, 72 घंटे हो गया, पानी का एक बूंद नहीं मिला है, आधा ही बिस्कुट खाया हुआ है। तो कहते कि अरे मैं तो, वो कहा था कि सर आवाज से बता सकता हूं कि आप मेरे सीओ साहब हैं। कहा हाँ, मैं कर्नल खुशहाल सिंह राठौर हूं, ठाकुर हूं। उसके बाद दोस्तों ये कहते मुझे पानी पिला दो। कर्नल साहब बोलते नहीं। डॉक्टर साहब आते हैं, इनको ग्लूकोज पिलाते हैं, इनका फर्स्ट एड होता है, एक इंजेक्शन देते हैं। और जब इनको, अब देखिए उस पहाड़ियों पर एक्यूवेट मतलब मरीज को ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ फायरमैन लिफ्ट, मतलब कंधे पर आपने देखा होगा पिक्चरों में, क्या फौजी भाई तो जानते ही हैं, ये लेकर के और लेकर के गई। गोलियां लगी हैं, कुछ नहीं है साधन। उसके बाद जो है यह जब चलने लगते हैं तो इनके एक नायब सूबेदार होते हैं और एक फौजी मुकेश होता है, जिसकी अगुवाई में ही 3 दिन के बाद कारगिल पर झंडा तिरंगा हमारा लहरा जा रहा है। ये देखिए उस झंडे को। और उसके बाद जो है लहरा जाता है, तो लोग कहते हैं चिंता मत कर। ये कहते हैं मैं चिंता नहीं करता हूं। उसके बाद सीओ साहब इनसे पूछते हैं कि ये बता बेटा, वहां जो जवान है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, राशन है क्या है? बोले नहीं साहब,
बिस्कुट का पैकेट है, भूख लगती नहीं, हमने 72 घंटे में आधे खाए हैं। वहां पर ज्यादा से ज्यादा एमुनिशन और ज्यादा से ज्यादा फील्ड पट्टी। देखिए, फील्ड पट्टी बोल रहे हैं, क्यों? कैजुअलिटी होगी, गोलियां लगेंगी। भोजन नहीं फौजी मांगता है, वहां पर गोली चलाना है और चोट लग जाए तो खून को रोकना है। एक एक कतरा इस देश के काम आता है फौजियों का। लेकिन यहाँ पर इतने मीर जाफर हैं जो प्लासी के युद्ध में विदेशियों से मिल जाते हैं और अपने देशवासियों का रक्त बहाते हैं, और रिजल्ट मिलता है कि एक दिन उनको भी कुछ नहीं मिलता है। हम उस परम पिता परमात्मा के संतान हैं। हम कोई भी गलत करेंगे सजा मिलेगी, चाहे देर हो चाहे सवेर हो। उसके दरबार में देरी है पर अंधेरी नहीं है। तो हमने ऐसे ऐसे, मैं एक अध्यापक भी हूं, मैं पढ़ाया भी हूं, पढ़ा भी हूं। और तो मैं आपको बताता हूं कि मीर जाफर ने जो गद्दारी की थी, उसके लड़के ने सिराजुद्दौला का गर्दन काटा था। और अल्लाह क्या बोलते हैं, मीर जाफर के मरने से पहले ही मीर मरीन जो है वह मर चुका। तो दोस्तों, हमारी सेना जो है ये नहीं देखती है कि ठंडा है, गर्मी है, ऊंची है, नीची है। उसका एक ही उद्देश्य होता है, खून बहे, खून बहे या न बहे, सांस चले या न चले, पर देश चलता रहना चाहिए, देश बढ़ते रहना चाहिए। और कहता है कि मरते समय यदि इस मुख से उच्चारण की शक्ति हो तो वह अंत में यही कहे, वंदे मातरम। बाकी कुछ नहीं चाहिए मैदान में, उसे फौजी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दुश्मन का सर चाहिए, अपनी मां की रक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो निस्वार्थ भाव से लड़ता है। नहीं तो आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, बिना ये ठंडी घूस की बात ही नहीं होती है। कहीं भी चले जाओ, हम भी 64 साल के हैं, बहुत 18 साल तो हम टीचर रहे, अभी 1 साल हो गया हमको रिटायर हुए। अपना ही पेंशन पास कराने के लिए भाई साहब बाबूजी लोगों को पैसा दिए। चलिए कोई बात नहीं, वो तो लगती चीज है। उसके बाद ये हमारे योद्धा को इंजेक्शन डॉक्टर लगा देते हैं, फिर नींद की सो जाते हैं। 3 दिन के बाद इनकी आंख खुलती है, ऊपर पंखा चलता है। और 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में, जिसमें मैंने काम किया है, 84 में मैं था वहां पर। और सर्जिकल वार्ड कौन सा है, मेडिकल वार्ड कौन सा है, आईसीयू कौन सा है, फैमिली वार्ड कहाँ है, जेसी वार्ड कहाँ है, सब मुझे वो याद आता है। मैं वहां पर काम किया हूं। मैं भी एक शहीद तो नहीं हुआ हूं, लेकिन लड़ाई भी नहीं लड़ा हूं। लेकिन लड़ाई का पूरा हमने झेला है कि आर्टिलरी फायर में क्या होता है, मोटर्स में क्या होता है, और ग्रेनेड फटता है तो क्या होता है। तो मैंने वह मंजर देखा है। इनकी आंख 92 बेस हॉस्पिटल में खुलती है। बाद में इनको एवैक्यूएट कर करके आरआर हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट कर दिया जाता है कि जो लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है वो आरआर में रहते हैं। उस आरआर हॉस्पिटल, जब आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली कैंट था, तो 85 और 86 उसमें भी मैं पोस्टेड था। वहां से मैंने क्लास 1 करके फिर आसाम में मैं गया था। तो ये जो है, इनको राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रपति के द्वारा परम वीर चक्र विजेता का जो मेडल है वो सबको नहीं मिल पाता है। और सबसे कम उम्र में इस बहादुर को मिला था। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो स्टेट लेवल का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, यश भारती है, इनको दिया। और जो इनको धनराशि सेना की तरफ से दी गई, इन्होंने उस धनराशि को आर्मी वेलफेयर फंड में दान कर दिया कि इससे हमारी फौजियों की जरूरतों को पूरा किया जाए। अब सोच लो, यहाँ लोग 50 ग्राम के लिए बेईमानी करते हैं, 100 रुपये, 200, 1000 रुपये के लिए अपने चरित्र बेच देते हैं। और यह माँ भारती का लाल आर्मी वेलफेयर फंड में जो भी पैसा मिला हो हमें नहीं पता है, लेकिन इस आदमी ने दान कर दिया। ऐसे वीर सपूत को अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मैं बड़ा गर्वान्वित हूं। कौन बढ़ेगा करोड़पति में बुलाए थे, पर ये कहता है कि मैं आपसे मिलकर गर्वान्वित नहीं हूं, गर्वान्वित तो मैं हूं कि मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ हूं
माँ भारती की गोद में बड़ा हूं और माँ भारती की रक्षा के लिए इसी के खाए से मेरे खून बने, इसी के धरती से अन्न से और इसकी रक्षा के लिए मैंने खून बहा दिया। तो दोस्तों, आज ये कहानी खत्म होती है। फिर कभी कारगिल युद्ध पर मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं वहां तो रहा हूं, लेकिन मैंने बहुत समय बाद मैंने 85 वीडियो बनाए हैं। यदि माँ भारती की इज्जत आप करते हो तो हमारे वीडियो को देखिए और देखिए कि क्या हमारे पास वो नहीं है कि ये बटन दबाया वो आ गया। मैं तो बस एक फौजी आदमी, इतना पैसा नहीं मेरे पास, लेकिन मैं अपने मुंह से जो बता रहा हूं वो पूरी हकीकत बताया मैंने। कोई कहता है 15 गोली मार दिया, कोई बोला 18 गोली मार दिया, कोई बोला 7 गोली मार दिया। अरे यादव जी तो खुद अपने इंटरव्यू में नहीं बताया मुझे कितनी गोलियां लगी, लेकिन 8-9 गोलियां तो लगी, क्योंकि यहाँ का जो हाथ दिखा रहा हूँ उसमें ऐसे गोलियां लगी है कि 3-4 गोली यहाँ लगी है, जांग में भी गोली लगी है, जांग के नीचे लगी है, दोबारा इस सीने पर गोली दागा है जो पैसे से रिक्रूट हो जाता है, वापस चला जाता है, दोबारा ये जांग में गोली मारता है, फिर मारता है। गोलियां लगी हैं, लेकिन हमने कहीं काउंट नहीं बताया कि मुझे इतनी गोलियां लगी हैं, और न कोई बुलेटिन पड़ा, या हो सकता है अभी लगी भी हो 15 गोलियां। मैं इस पर जो है श्योर नहीं हूं। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, माँ भारती के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत।